नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बदनीयती ने राजधानी दिल्ली को ऐसी किस्मत इस समय प्रदान की है कि हर जगह बदहवासी का आलम देखने को मिल रहा है। जगह जगह मायूसी गई, कहीं अस्पताल में बेड नहीं है, कहीं मरीज भटके भटके फिर रहे हैं। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर राजनीतिक दल अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच मरीजों का दिल्ली में जो हाल है वो बहुत सारे सवालों के साथ खड़ा हुआ है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राजधानी दिल्ली को इस हालत में पहुंचाने के लिए जिम्मेदार कौन है। अस्पतालों में न बेड है, न इंजेक्शन है, न दवाइयां हैं और भी बहुत सारे इंतजाम जो नाकाफी इस वक्त साबित हो रहे हैं। अगर हाल यही रहा तो आगे क्या होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। इस शहर में महामारी की सुनामी आई है और महामारी से इस महान पुराने शहर की आत्मा कराह उठी है। देखा है कभी इस शहर को इस कदर तड़पते हुए, इस कदर रिरियाते हुए, इस कदर दुख से पछाड़ खाते हुए या इस कदर बेबसी में, बदहवासी में, बेचारगी में इधर उधर भागते हुए देखा है कभी इस शहर के बाशिंदों को अपने परिवारजनों की जान बचाने के लिए बेड का इंतजाम करते हुए देखा है? यहाँ छतरपुर के राधा स्वामी सत्संग केंद्र में 500 बिस्तरों वाले ऑक्सीजन सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर की शुरुआत हो चुकी है। इस सरदार पटेल कोविड सेंटर में फिलहाल 500 बिस्तर हैं, लेकिन यहाँ कतार लोगों की लगभग 700 से ज्यादा है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने उद्घाटन तो कर दिया है, साथ ही घोषणाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऊपर चढ़ रही हैं। अभी 500, कुछ दिनों में 1000, फिर 2000, फिर 5000 घोषणाएं जरूर बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों की सांसें उखड़ रही हैं, क्योंकि उनके पास घटते ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ कोविड का सर्टिफिकेट तो है, नहीं है तो डीएसओ का रिकमेंड लेटर या फिर उनके नाम की घोषणा यहां तक नहीं पहुंची है। बहुत सारे लोग निराश होकर वापस जा चुके हैं। जो अपनी जिंदगी और सांसों के एक्सटेंशन की आस लेकर आए थे, वो लोग अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी भी एम्बुलेंसेज के आने का सिलसिला जारी है। लोग इस उम्मीद में आते हैं कि यहाँ सेंटर खुला है, आईटीबीपी के विशेषज्ञ डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, तो वहां जाने पर कुछ न कुछ उनके लिए इंतजाम होगा। लेकिन जब तक डीएसओ का रिकमेंडेशन नहीं है, तब तक यहाँ उनका दाखिला नहीं हो रहा। और साथ ही डीडीएमए की गाड़ी लगातार ये अनाउंस कर रही है कि यहाँ आईसीयू की सुविधा नहीं है, लिहाजा जो गंभीर स्थिति के मरीज हैं वो यहाँ इंतजार ना करें, वो उचित इलाज के लिए दूसरी जगह जाएं। लेकिन दूसरी कोई जगह नहीं है जहां उनके लिए इलाज के लिए बिस्तर पहले से खाली हो। जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई है, लगातार बढ़ रही है। और साथ ही सरकार की घोषणाएं भी, आज ये सुविधा, कल वो सुविधा, उसके बाद ये सुविधा, ऐसा होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। लेकिन फिलहाल लोगों को दरकार है एक अदद या तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए या एक अदद बिस्तर मिल जाए, जहां वो चैन के साथ अपना इलाज करा सकें, और इलाज नहीं तो कम से कम मन को संतोष तो मिले। इस शहर में तकलीफ धीरे धीरे उठी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे तकलीफ मातम बनने लगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मातम फैलने लगा, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, किसी ने तब भी ध्यान नहीं दिया। ध्यान तब गया जब पूरे शहर में मातमी धुंध छा गई, जब पूरा शहर एक साथ चीखने लगा, जब पूरा शहर एक साथ करुण क्रंदन करने लगा। ध्यान तब गया जब सब कुछ टूटने लगा, अपने छूटने लगे। तब ख्याल आया कि गजब की ढिठाई है, न इंजेक्शन है, न बेड है, न दवाई है। अस्पतालों में बेड नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर भी जो बोर्ड लगा है उस पर साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड कोई भी अवेलेबल नहीं है। दिल्ली के ज्यादातर अस्पतालों में यही हाल है। हालांकि जो सरदार पटेल कोविड फैसिलिटी है वो आज से शुरू होने वाली है, लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस संक्रमण लगातार फैलता चला जा रहा है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, दिल्ली के हालात अभी काबू में नहीं आए हैं। दिल्ली के सिंहासनों पर बैठे सत्ता के मठाधीशों के आगे पीछे इतनी मजबूत दीवार थी
कि उसके पास मरती दम तोड़ती चीखें सुनाई ही नहीं पड़ी। अलबत्ता जब लगने लगा कि कब्रिस्तान खत्म हो गए, शमशान खत्म हो गए, एम्बुलेंस कम पड़ गई, तब ख्याल आया कि मरीजों को भर्ती भी करना है, इसलिए बेड का इंतजाम भी करना है। सो इंतजाम शुरू हुआ। दिल्ली के बुराड़ी में इब्राहिमपुर स्थित कृपाल आश्रम दर्शन धाम में 1000 बेड का कोविड सेंटर बनाने की शुरुआत हुई। बहुत धीरे धीरे इंतजाम हुआ। तब हुआ जब सब कुछ खत्म होने की कगार पर पहुंच गया। तब नीति नियंताओं के दूतों ने आकर बताया कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। जरूरत है कि जो जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हो, उनको स्टेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हम सीमलेस हॉस्पिटलाइजेशन को कोशिश करें ताकि पेशेंट को टाइम पर एडमिशन मिल सके। इसके लिए हमने स्टेट से और डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट की है कि हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट के तहत एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करे जहां पर की अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स उसको डिस्प्ले किया जाए, ताकि लोगों में एक अननेसेसरी भय का वातावरण पैदा ना हो और एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस क्रिएट किया जाए जिससे कि हॉस्पिटल में बेड उनको मिल सके। अकेले दिल्ली ही नहीं, ऐसे शहरों से तो पट गया है हमारा देश। हर शहर में यही हालात हैं। सड़कों पर बेबस आंखें तलाशती हैं अपने मरीज के लिए बेड, ताकि जिंदगी बचाने का जतन तो मिले। भोपाल में जब हालात बद से बदतर हो गए तो इंडियन आर्मी ने 48 घंटे के भीतर 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। सेना के लोग यहाँ पे जो कोविड के मरीज होंगे, ना केवल उनका ध्यान रखेंगे, उनका इलाज करेंगे, बल्कि उनका मनोबल ना टूटे इसका भी पूरा ध्यान रखेंगे। एक दूसरे वार्ड में हम आपको ले चलते हैं, जो सामान्य, जो बेहद ही कम लक्षण वाले या फिर असिम्टोमेटिक जो मरीज होंगे कोरोना के, उनके लिए बनाया गया है ये वो एक आइसोलेशन बेड है। आप देखिए किस तरीके से इसको बेहद ही व्यवस्थित तरीके से वार्ड को तैयार किया गया है। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर से सेना ने साबित कर दिया है कि जब जब देश में विपदा आती है तब तब सेना उसका मजबूती से मुकाबला करती है। कोविड सेंटर अब बना, सवाल सिर्फ इतना है कि ये सब पहले क्यों नहीं किया गया। बहरहाल हालात बहुत खराब हैं। जिंदगी बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कोविड के नियमों का पालन करते रहिए। दिल्ली से अनीशा माथुर और संजय शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। सवाल बहुत सारे हैं और उससे भी बड़ा सवाल दिल्ली को लेकर हो रही राजनीति को, क्योंकि लगातार चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी हो, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश में है। लेकिन इन सब के बीच एक एक बेड के लिए जद्दोजहद करती हुई ये रिपोर्ट तो आपने देख ली। लेकिन परेशानी सिर्फ यहीं पर आकर खत्म नहीं हो जाती, बल्कि दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन की है। एक एक सांस को लेकर डर और दहशत इतना कि न जाने कब ये आखिरी साबित हो जाए। इसी वजह से जितने मरीज हैं वो भटक रहे हैं, तीमारदार उनको लेकर मारे मारी इस अस्पताल से उस अस्पताल फिर रहे हैं, इस उम्मीद में कि कहीं से तो ऑक्सीजन दे दो सरकार। शाम को 6 बजे लाइन में लगा, सुबह 4 बजे अपने घर लौटा। जो व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे हैं उंगलियां थक गई, 90% स्विच ऑफ है और कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। एक ओर महामारी की मार और दूसरी ओर एक एक सांस का संघर्ष। केंद्र और केजरीवाल सरकार के तमाम दावों और भरोसे के बावजूद दिल्ली में हालात बदल नहीं रहे हैं। परिवार वाले मरीजों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं और जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत कम नहीं हो रही है। एम्बुलेंसेस खाली खड़ी हैं क्योंकि इनके एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो खाली पड़े हैं और एम्बुलेंस ड्राइवर्स हमें यही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लेने के लिए एम्बुलेंसों को भी 3-3 घंटे लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो नारायणा का फिलिंग स्टेशन है, ये एम्बुलेंस ड्राइवर हमें बता रहे हैं कि नारायणा का जो सबसे बड़ा फिलिंग स्टेशन है वहाँ पे इस वक्त ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन टैंकर का इंतजार हो रहा है। ऑक्सीजन को लेकर ये लड़ाई सिर्फ अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए नहीं है। कई ऐसे मरीज भी हैं जिसका इलाज घर पर ही चल रहा है और उनके परिवार वाले भी अपनों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन सबको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है।
मेरे फादर इन लॉ जो 80 साल के हैं बहुत ही सीरियस हैं, ब्रदर इन लॉ भी क्रिटिकल है। मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है। मैं तुरंत ऑटो में सिलेंडर डाल के लाया हूँ। यहाँ पता चला कि अभी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। सुबह 4 बजे तक इन्होंने बांटा था। हमें ऐसा पता चला था कि 11 बजे तक ये बांट रहे हैं, तो हम भागे भागे आए यहाँ पर। ऑक्सीजन मिली नहीं है मैडम जी, कम से कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है। 8-7 गाड़ी है ना, खाली सारा। कितनी गाड़ी है? 6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खड़ी हुई है। कहाँ से घर आते हैं? ये नरेना प्लांट है इसका, वहाँ से उड़ाते, वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता। कुल मिलाकर दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अब तक हालात ऐसे नहीं कि मरीज और बाहर उनके घर वाले चैन की सांस ले सकें। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया है, लेकिन केजरीवाल इसे पर्याप्त नहीं बता रहे हैं। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हमने दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। हालांकि कोरोना से जारी जंग और ऑक्सीजन की किल्लत के बीच दिल्ली वालों के लिए एक राहत भरी खबर है। 70 टन ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज रात दिल्ली पहुंच रही है। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है, जिसमें ऑक्सीजन के 4 टैंकर हैं। रेलवे ने दिल्ली सरकार को बता दिया है कि अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वो रोड टैंकरों को तैयार रखें। जहाँ तक हॉस्पिटल्स का सवाल है, वहाँ पर भी इसी तरह से ऑक्सीजन का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि आज रात तक 70 टन ऑक्सीजन रेल के द्वारा दिल्ली पहुंचेगी, लेकिन अभी दिल्ली में हालात थोड़े गड़बड़ाए हुए ही हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन से आई ये तस्वीर दिल्ली की उम्मीदें बढ़ा रही हैं। बोकारो से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ के लिए ऑक्सीजन लेकर पहुंची है। अब दिल्ली में ऐसे ही ऑक्सीजन एक्सप्रेस का इंतजार है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के बड़े उद्योगपतियों को भी चिट्ठी लिखी है। ऐसे में उन्हें देश के कुछ और बड़े प्लांट से मदद की उम्मीद है। कोरोना संकट के चलते केजरीवाल दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत बता रहे हैं। सरकार का दावा है कि उन्हें अभी करीब 335 टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। ये ऑक्सीजन का टैंकर पानीपत से आ रहा है GJ06BT4225। अब इसे दिल्ली पुलिस, आउटर दिल्ली के डीसीपी और उनकी पूरी टीम ग्रीन कॉरिडोर मुहैया करा रही है, जिसको कि केएमपी से लेके अब दिल्ली के अंदर हरियाणा बॉर्डर से प्रवेश कराया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो सिंघू बॉर्डर है वो रास्ता जो है फिलहाल बंद है, तो ये एक दूसरा रास्ता है जो दिल्ली पुलिस ने इन ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए खासकर मुहैया करवाया है। इस बीच राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई। साथ ही ऑक्सीजन टैंकरों को रोके जाने पर नाराजगी जताई। इस बीच केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए फैसला किया है कि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए किया जाएगा। किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल उद्योगों में या किसी दूसरे काम में नहीं किया जाएगा। वहीं लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों से कहा गया है कि वो अपना उत्पादन अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाएं। कमलजीत संधू के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। इन सब के बीच देश के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाए जाने का काम काफी तेजी से चल रहा है। भारतीय वायुसेना भी पूरी तरह से एक्शन में है। भोपाल से हमारे संवाददाता रवीश पाल की ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अब प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए भारतीय वायुसेना आ चुकी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें भोपाल एयरपोर्ट से, जहां पर एक ऑक्सीजन का टैंकर जो यहां भोपाल से उड़कर गुजरात के जामनगर पहुंचेगा, उसको लेने भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोबमास्टर विमान पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में अगर आप देखें तो ये अभी तक मध्य प्रदेश में इंदौर में तस्वीरें देखने को मिल रही थी, लेकिन पहली बार भोपाल जो कि राजधानी है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, वहां पर ऑक्सीजन टैंकर को अब लेकर के वायुसेना का यह विमान गुजरात के जामनगर पहुंचेगा। और आपको बताएं कि ये कयामत इसलिए हो रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में जब हम बात करते हैं तो भोपाल से गुजरात के जामनगर जाने में कम से कम 14 घंटे का समय लगता है, और यदि ये खाली टैंकर
जब यहाँ से पहुंचेगा तो महज 1 से 1.5 घंटे में ये जामनगर पहुंच जाएगा, जहां से फिर ये रिफिल करवा के ऑक्सीजन सड़क मार्ग के जरिए वापस भोपाल पहुंचेगा। तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इससे सबसे अहम बात है समय की बचत होगी, और समय की इस बचत से सबसे ज्यादा फायदा होगा उन मरीजों को जिन्हें ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। दम तोड़ती उम्मीदों के बीच उजाले की तरह ये तमाम तस्वीरें जो रवीश की इस रिपोर्ट में आप देख रहे थे, इन सब के बीच आपको बताते चले कोरोना का संक्रमण जिन जिन हिस्सों में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहां वहां परेशानी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। इन सब के बीच जीवन रक्षक दवाइयों की कमी भी देखने को मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसको लेकर हालांकि डॉक्टर्स की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि हर कोरोना मरीज को इसकी जरूरत नहीं है, उसके बावजूद ये इंजेक्शन बाजार में उपलब्ध नहीं हो रहा। कालाबाजारी भी अब इस दवा को लेकर शुरू हो गई है। शहर शहर रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है। कहीं रेमडेसिविर के साथ लोग पकड़े जा रहे हैं, कहीं रेमडेसिविर को औने पौने दाम पर बेचा जा रहा है, कहीं अस्पताल के स्टाफ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर रहे हैं, और कहीं नकली इंजेक्शन को ही रेमडेसिविर बताकर बेचा जा रहा है। मतलब यूं समझिए कि रेमडेसिविर को लेकर देश में एक अजीब सा हड़कंप है। ऐसा लगता है जैसे रेमडेसिविर ही वो दवाई है जो कोरोना संक्रमितों को बचा सकती है। यूं समझिए कि कोरोना के दौर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए भी शहर शहर आपाधापी मची हुई है, और इसी का फायदा उठाकर कालाबाजारी और धोखाधड़ी का सारा खेल खेला जा रहा है। ये हाल तब है जब डॉक्टर और एक्सपर्ट्स बार बार ये बता चुके हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन कोरोना के मरीज के लिए रामबाण इलाज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसे जमा करने की भी खबरें आ रही। तो कई पेशेंट्स जो जिनको माइल्ड इलनेस है वो ये कहेंगे कि हमने ऑलरेडी अपने घर में 20 वायल रेमडेसिविर के रख ली है कि शायद जरूरत पड़े। तो होर्डिंग तो हो रही है, पेशेंट के लेवल पे हो रही है, और घर पे कई लोगों ने रेमडेसिविर के अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कई वायल रख ली है, और इसके कारण मार्केट में शॉर्टेज हो रही है। दूसरी चीज ये भी हुई है कि जब हमारे केसेस बहुत कम थे जनवरी फरवरी में, तो रेमडेसिविर की डिमांड बहुत कम हो गई थी, तो कई कंपनियों ने इसकी प्रोडक्शन थोड़ी कम कर दी थी। तो इसीलिए कुछ हद तक थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन ऐसे लगता है कि जैसे प्रोडक्शन जो सप्लाई है वो कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी रेमडेसिविर को लेकर चिंता जाहिर की है और कहा है कि ये रवैया लोगों में डर पैदा करेगा। जिस तरह से रेमडेसिविर और टोसिलिजुमाब हैं, हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल क्लियरली आइडेंटिफाई करता है सिमिलरली प्लेस्ड मेडिसिन जो कि इससे चीपर हैं, जो वाइडली अवेलेबल हैं, और उन सबको भी हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी द्वारा प्रेस्क्राइब करना चाहिए, ताकि लोगों में एक जो भय का वातावरण है वह। बड़े शहरों का हाल आपने देख लिया, लेकिन छोटे हिस्सों का क्या है हाल? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद अब छोटे छोटे राज्यों में भी कोरोना का संक्रमण कहर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, इन राज्यों में भी अब जरूरी दवाइयों की और ऑक्सीजन की किल्लत देखी और महसूस की जा रही है। इन सब के बीच आपको बताते चले, सबसे बड़ा सवाल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने का है, जहां तहां स्थिति बेबसी वाली ही दिखाई दे रही है। बिहार की अगर हम बात करें तो वहां पर जरूरी दवाइयों की किल्लत तमाम मेडिकल स्टोर पर देखी जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। इन सब के बीच राज्य सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और कहा जा रहा है कि हालात काबू में हम कर लेंगे, लॉकडाउन की जरूरत बिहार में नहीं आएगी। कोरोना की दूसरी लहर का कहर चरम पर है। एक तो महामारी वाली बीमारी, उसके ऊपर से अव्यवस्था कोड़ में खाज बन गई है। कहीं अस्पताल में भर्ती होने के लिए मारामारी मची है, कहीं बेड मौजूद नहीं है, तो कहीं जिंदगी बचाने वाली दवाई ही मेडिकल स्टोर से गायब हो गई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, केरल में कोरोना कहर बरपा ही रहा है। उत्तराखंड, बिहार और झारखंड जैसे छोटे राज्यों में भी कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है।
बिहार में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने को लेकर मारामारी मची है। अस्पतालों में अव्यवस्था का अंबार लगा है। बिहार में 23 अप्रैल को कोरोना के कुल 12,672 नए केस आए, जबकि 24 अप्रैल को 12,359 केस पॉजिटिव पाए गए। 25 अप्रैल को बिहार में 12,795 नए केस सामने आए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि बिहार में फिलहाल लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले बार हम लोगों के पास चूंकि कोई अनुभव नहीं था, कोई संरचना नहीं थी, इसलिए लॉकडाउन के सिवा दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। इस बार हम लोगों के पास 1 साल का अनुभव है। निश्चित रूप से पिछले वर्ष की तुलना में बहुत ज्यादा कोरोना से लड़ने के लिए जो आवश्यक उपकरण या आधारभूत संरचनाएं चाहिए थी वो है, तो हमारा ये अंतिम विकल्प है। दिल्ली और यूपी की तरह बिहार के अस्पतालों में भी बेड और ऑक्सीजन का संकट हो गया है। सरकार दावा कर रही है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है आप खुद देख लीजिए। बिहार सरकार दावे कर रही है कि अब प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, दूसरे जगहों से मंगाया जा रहा है और उसकी आपूर्ति भी की जा रही है। लेकिन अगर हम हकीकत की बात करें और जमीनी हकीकत की बात करें तो तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भारी किल्लत है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है और लोगों को घंटों घंटों खड़े होकर जो है वो ऑक्सीजन भरवाने के लिए आप देख सकते हैं लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इस वक्त हम राजधानी पटना के सिपारा इलाके में मौजूद हैं। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर एक नोटिस चिपका था जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था कि उस ऑक्सीजन प्लांट से केवल 6 सरकारी अस्पतालों को ही ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। ऑक्सीजन रिफिल सेंटर में लोग घंटों लाइन लगाकर खड़े रहे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन मिलती दिखाई नहीं दे रही थी। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। ऐसी व्यवस्था है सर, आम जनता मर रहा है दिन प्रतिदिन सर, डेली लगभग सर 5,000 डेली पेशेंट मर रहा है सर। ना ही मेडिसिन समय पे मिल रहा है सर, ना ही आपका कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है सर। पूरे बिहार में, पूरे देश में सर यही स्थिति है। मेरा पेशेंट काफी क्रिटिकल कंडीशन में है। उन्होंने हॉस्पिटल वाला हाथ उठा दिया कि मेरे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, आप लोग यदि दूसरे जगह जाना चाहते हैं चले जाइए। घर में रख रहे हैं तो सिलेंडर मिल ही ना रहा है, तो मर जाए, बाल बच्चे मर जाए, जहर खा के मर जाए। एक तरफ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो दूसरी तरफ रेमडेसिविर दवा के लिए भी मारामारी मची हुई है। मेडिकल स्टोर से दवा नदारद है। ये रेमडेसिविर आपके पास है क्या? नहीं। कब से नहीं है? काफी दिन से नहीं है। काफी दिन से नहीं है। क्या वजह क्या है कि ये दवाई जो है अभी बहुत जरूरी है कोरोना के लिए, लेकिन नहीं है दुकानों में? सरकार ने इसका उपाय किया, जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन पड़ रहा है वो आपको हॉस्पिटल में कनेक्टिविटी जो बना हुआ है उस पॉइंट से, स्टॉक पॉइंट से हमने बात किया तो स्टॉक पॉइंट बोले कि जहाँ जहाँ कोविड-19 के पेशेंट हैं उनको वहाँ से मुहैया कराया जा रहा है और जहाँ से लिस्ट आता है वो हम लोग वहीं देते हैं, आप लोग को डायरेक्ट नहीं देंगे। बिहार में एक तरफ कोरोना संक्रमण बेलगाम है तो वहीं लापरवाहियां भी कुछ कम नहीं है। स्वास्थ्य विभाग ने पटना रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड-19 की जांच का इंतजाम किया है, लेकिन तमाम लोग जांच टीम को गच्चा देकर दूसरे रास्तों से निकल जाते हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना रेलवे स्टेशन की। आप देखिए किस तरीके से जो RT-PCR या फिर एंटीजन टेस्ट के लिए जहां कैंप लगाया गया है वहां से बच के ये तमाम यात्री जो हैं ये दूसरे तरफ से आप देखिए यहाँ पर जो है वो निकल रहे हैं और किसी का भी आप देख सकते हैं कोई टेस्ट नहीं हो रहा है। ये जो टीम जो है ना जिला स्वास्थ्य समिति बिहार पटना के द्वारा लगाया गया है, जो कि मुंबई से ट्रेन आती है उसके लिए, तो लोग अभी जो LTT गाड़ी गई है उसका टोटल का जो भी यहाँ पुत्र सबका ये लोग जो प्रशासन है वो लोग लाते हैं, उनका चेकअप होता है। उसके बाद करेंगे सब तो दूसरे के हमारे यहाँ आते हैं उसका हम लोग जांच करते हैं। यहाँ तो उनका हो रहा है। हाँ, जो भी यहाँ पे आते हैं दाएं बाएं से निकल जा रहे हैं उनका उसकी तो जिम्मेदारी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो लोग यहाँ पे आते हैं उनका सबका हम लोग जांच कर देते हैं। बिहार में बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पतालों में मारपीट के मामले भी सामने आ रहे हैं। बक्सर के अस्पताल में एक कोरोना मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों के साथ मारपीट की।
कुछ दिन पहले पटना सिटी के एनएमसीएच अस्पताल में भी जूनियर डॉक्टरों से दुर्व्यवहार की खबर आई थी, जिसके बाद डॉक्टर अस्पताल से चले गए थे। कोरोना खास और आम को अपना शिकार बना रहा है। 2 दिन पहले सासाराम में जाने माने भोजपुरी गायक अजय पांडे की कोरोना की वजह से मौत हो गई। रोहित सिंह, पटना, आज तक। राजस्थान में भी कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके बाद पुलिस की सख्ती वहां पर बढ़ गई है। लेकिन अस्पताल में बेड नहीं होने की वजह से स्ट्रेचर पर ही गलियारों में अस्पताल के इलाज चल रहा है मरीजों का, और ये तस्वीरें यकीन मानिए बेहद भयावह हैं। हालात तो यहां तक पहुंच गए हैं कि राजस्थान के ही जालौर से चिंताजनक खबर सामने आई, जहां पर लापरवाही के कारण 3 कोरोना मरीजों की जान चली गई। जब अस्पताल खुद ही बीमार हो तो भला मरीजों का इलाज कैसे होगा? देखिए तस्वीरें राजस्थान के पाली के बागड़ अस्पताल की हैं, जहां अस्पताल की गैलरी में स्ट्रेचर पर मरीज पड़े हैं। यही नहीं, शौचालय के सामने स्ट्रेचर पर मरीजों को रखा गया है, वहीं पर उपचार हो रहा है। डॉक्टरों का तर्क है कि अस्पताल में बेड नहीं है, वो करे भी तो आखिर क्या करें? ये हाल सिर्फ पाली का नहीं है, राजस्थान के तमाम शहरों का है। राजस्थान में कोरोना का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। राजस्थान में 25 अप्रैल को कोरोना के 15,809 नए मामले सामने आए। 24 अप्रैल को राजस्थान में 15,355 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 23 अप्रैल को 15,398 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राजस्थान के तमाम अस्पताल अव्यवस्था के शिकार हैं। अस्पतालों के सामने ऑक्सीजन का संकट है। जालौर के भीनमाल राजकीय अस्पताल में 3 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इन मरीजों की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने इन्हें इलाज के लिए रेफर किया, लेकिन तीनों मरीज केयर सेंटर में ही भर्ती रहे। आरोप ये भी है कि इस कोविड केयर सेंटर में गंभीर मरीजों को रात में कंपाउंडरों के भरोसे छोड़ दिया गया है। उधर जोधपुर में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एम्स में जाकर डॉक्टर के साथ बैठक की। उन्होंने अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। इस अस्पताल में 249 कोरोना संक्रमित भर्ती हैं। ये मैं जब पिछली बार 22 तारीख को आया था, 19 तारीख को, तो मैंने जो जिला कलेक्टर के साथ में बैठ करके हमने एक संयुक्त मीटिंग की थी। उसमें तय किया था कि एम्स को भी अपने बेड्स कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। एम्स से हमने अपेक्षा की थी कि वो 160 से 250 बेड्स तक लेकर के जाए, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा एम्स प्रशासन का कि उन्होंने 250 की बजाय 290 बेड्स आज किए हैं। जयपुर में राधा स्वामी सत्संग व्यास में 700 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। इसमें वेंटिलेटर का भी इंतजाम करवाया जा रहा है। अस्पताल में पुरुषों और महिलाओं के वार्ड अलग अलग होंगे। राजस्थान में एक तरफ तो कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ जिम्मेदार लोग भी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायक राजकुमार रोत की शादी थी। सैकड़ों लोग बारात में शामिल हुए। ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं था। धूमधाम से हुई इस शादी से प्रशासन ने निगाहें फेर रखी थी। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। राज्य में जन अनुशासन पखवाड़े की शुरुआत की गई है, जिसमें सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने के लिए पुलिस टीम सड़कों पर उतर आई है। सीकर में एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने फोर्स के साथ पूरे शहर का दौरा किया। बेवजह घूमने वालों के चालान काटे, जबकि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों की पुलिस ने हवा निकाल दी। सीकर से सुशील कुमार जोशी और बांसवाड़ा से राजेश सोनी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आगरा की दिल दहला देने वाली दास्तान। पति की तबीयत खराब हुई तो पत्नी ऑटो में खुद ही उसे लेकर अस्पताल की तरफ दौड़ी। जब सांसें थमने लगी तो पत्नी ने अपने मुंह से ही उन्हें ऑक्सीजन देने की कोशिश की, इस उम्मीद के साथ कि वो उनकी जान बचा लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यकीन मानिए ये तस्वीर बेहद भयावह है और देश के सिस्टम को लेकर, प्रदेश की व्यवस्था को लेकर तमाम सवालों को जन्म दे रहा है।
ने सब कुछ छीन लिया। माँ से बेटा छीन लिया, बहन से भाई छीन लिया, बच्चों से माता पिता का साया छीन लिया। न जाने कितनी माँओं की कोख उजड़ गई, कितनी सुहागिनों का सुहाग उजड़ गया। आगरा की रेणु सिंघल के पति रवि सिंघल की तबीयत अचानक बिगड़ी थी। रेणु सिंघल पति को ऑटो में लेकर निकल गईं। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज पहुंची, लेकिन अस्पताल में जगह ही नहीं मिली। रवि सिंघल को ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा था। रवि ऑटो में ही तड़प रहे थे। पति को मौत के मुंह में जाता देख रेणु सिंघल ने रवि के फेफड़े में अपनी सांसें भरनी शुरू कर दी। पति को बचाने के लिए रेणु लगातार अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। एक बार फिर सावित्री अपने सत्यवान को बचाने के लिए यमराज से लड़ रही थी। रेणु सिंघल पति को अपनी सांसें दे रही थी। उन्हें लग रहा था सावित्री की तरह वो भी अपने पति को बचा ही लेंगी, लेकिन ये सारी कोशिशें काल के आगे हार गईं। पत्नी की गोद में ही रवि सिंघल ने दम तोड़ दिया। बेबस रेणु सिंघल कुछ नहीं कर पाईं। आगरा, जिसे मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, जहां मोहब्बत की जीती जागती निशानी ताजमहल आज भी मौजूद है, उस ताज नगरी में रेणु सिंघल मोहब्बत का वो अफसाना लिख गईं, जिसे याद करके हर शख्स आंसुओं में डूबा जा रहा है। अपने कोरोना संक्रमित पति को बचाने के लिए रेणु सिंघल ने जो किया, वो कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अरविंद शर्मा गुड्डू, आगरा, आज तक। हिंदुस्तान में कोरोना का बढ़ता हुआ आंकड़ा हर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है। अगर कल की हम बात करें तो आपको बताते चले 3.5 लाख के पार यह आंकड़ा जा चुका है, जबकि 2800 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सवाल यह है कि कोरोना का ये काल हिंदुस्तान से खत्म कब और कैसे होगा। तस्वीर नंबर 1, बेदम होता पति, सांस देती पत्नी। तस्वीर नंबर 2, कार पर अर्थी, सिस्टम का अंतिम संस्कार। तस्वीर नंबर 3, सांस का संग्राम, ऑक्सीजन का आपातकाल। मिलिए रेणु सिंघल से। विपत्ति क्या होती है, आंखों के सामने अपनों के दम तोड़ने का दुख क्या होता है, लाचारी क्या होती है, बेचारगी क्या होती है। इन्होंने पल भर में सब कुछ देख समझ और भोग लिया। रेणु सिंघल की बाहों में दम तोड़ता जो शख्स आपको दिख रहा है, वो इनके पति थे। जी हां, पति थे, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना के वो शिकार जरूर हुए, लेकिन उनकी जान चली गई उन रहनुमाओं के चलते, जिनके कंधों पर सांस बचाने वाली ऑक्सीजन दिलाने की जिम्मेदारी थी। रेणु पति को लेकर अस्पताल निकली, कहीं बिस्तर नहीं मिला, सांसें उखड़ने लगीं, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर खुद ही पति को ऑक्सीजन देने का प्रयास किया। कुछ ऐसी ही मारामारी है कि एक पत्नी को कोरोना संक्रमित पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन देने का जोखिम उठाना पड़ गया। कोरोना के आंकड़े आसमान छू रहे हैं, तो देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन का रोना है। दिल्ली में तो हालात कहीं से पटरी पर आते नहीं दिख रहे। हर रोज कोई न कोई अस्पताल ऑक्सीजन का संकट भुगत रहा है। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। हमने दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। कोरोना लगातार आंकड़े ध्वस्त कर रहा है। नए केस 2.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र 66,191 केस, उत्तर प्रदेश 35,311 केस, कर्नाटक 34,804 केस, केरल 28,469 केस, दिल्ली 22,933 केस। कोरोना के आगे तमाम पाबंदियां नाकाफी साबित हो रहे हैं, लेकिन सच ये भी है कि हमने तैयारियां की ही कब। जब संभलने का मौका था तो असावधान बने रहे। जब मुसीबत सर पर आ गई तो मोर्चाबंदी करने लगे।
हुक्मरानों ने हिंदुस्तान को हरा दिया, मौत अब आंकड़े बनकर रह गई। आज तक ब्यूरो। कोरोना की पहली लहर ने बच्चों को उस तरह से परेशान नहीं किया था, लेकिन इस बार दूसरी लहर में बच्चे भी लगातार इसकी जद में आती जा रहे हैं। ऐसे में मासूमों को कोरोना से कैसे बचाएं, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। माता पिता खुद लाख दुख सह लें, लेकिन बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। ऐसे में बच्चों पर कोरोना जैसा बड़ा खतरा मंडरा रहा है तो सबकी नींद उड़ी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर बच्चों की सांसों पर प्रहार कर रही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के केस भी बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों पानीपत में तो मां के गर्भ में ही बच्चे को कोरोना हो गया। मां पहले से ही संक्रमित थी। गुजरात के सूरत में 14 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। 7 अप्रैल को सूरत में ही 13 साल के एक और बच्चे की मौत हुई थी। कोरोना की पहली लहर में माना जाता था कि बच्चों पर कोरोना का असर घातक नहीं है, लेकिन इस बार यह धारणा टूट गई है। देखिए, दिल्ली में पिछली बार जब कोरोना फैला था तभी भी बच्चे प्रभावित हुए थे, पर पिछली बार देखने में आया था कि बच्चों में लक्षण कम थे और बच्चे कम संख्या में प्रभावित हुए थे। इस बार ये देखने में आ रहा है कि बच्चों में बीमारी ज्यादा हो रही है और लक्षण ज्यादा है। बच्चों में बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, लूज मोशंस, वोमिटिंग, वीकनेस, लिथार्जी, इस तरह के सिम्टम देखने में आ रहे हैं। सबसे जरूरी सवाल यह है कि माँ बाप को कैसे पता चले कि बच्चा कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ है या नहीं, क्योंकि वायरल बुखार और कोरोना के लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर बच्चों को डायरिया, उल्टी, पेट में दर्द की शिकायत हो तो तुरंत सावधान हो जाइए। इसके अलावा तेज बुखार, सांस लेने में दिक्कत, हल्की खांसी, नाक का लगातार बहना भी लक्षण है। लेकिन जब बच्चा बहुत जल्दी थकने लगे और भूख भी कम हो जाए तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। नया वायरस बच्चों की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर बना रहा है, जिससे बच्चे इस महामारी की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। बच्चों में कोरोना की RT-PCR जांच वयस्कों जैसे ही नेजल और थ्रोट स्वैब से की जाती है और जांच के तरीके में कोई भी बदलाव नहीं है। बच्चों में हल्के लक्षण को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और बहरहाल राहत की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित 90% बच्चे ठीक हो रहे हैं, यानी खतरा तो है, लेकिन बच्चों में इस वायरस की मारक शक्ति अभी भी कम है। फिर भी जरूरी है सावधानी। आज तक ब्यूरो। कोरोना का ये काल जल्दी ही खत्म हो, इसी उम्मीद के साथ आप घर में रहें जब तक इस तरह की स्थिति है और पूरी तरह से सुरक्षित रहें। शंखनाथ बेबी के लिए बस इतना ही।